Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the on the post-colonial movement. कि post-colonial movement पे क्या हुआ था, वो लम्हात किस तरह के थे post-colonialism के, which has been written by Aisha Dalal, which has been written about the life of Manto. The book Pity of Partition, chapter number 2. मंटो कौन थे? सआदत हसन मंटो, वन ऑफ माई फेवरेट राइटर. इनको फहाश नगार कहा जाता है. इनकी तहरीरों को फहाशी तहरीरें कहा जाता है. कहा जाता है कि बहुत लिबरल, बहुत बोल्ड राइटर थे. इनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे तो फैसला आप पे है कि फहाश नगारी पे बात करते थे या ये उस सिचुएशन को बयान करते थे जो उस वक्त उस मुल्क की थी, उस वक्त बर सगीर की थी, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. बिफोर द पार्टीशन. पार्टीशन से पहले क्या हुआ? जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हो गए, इनके एक दोस्त थे, ये बम्बई में रहते थे. बम्बई को टैलेंट का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ टैलेंट्स. वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिल्म स्टार बहुत आला किस्म के. मुंबई का फिल्म स्टूडियो बहुत मशहूर है. वहाँ पे इनको सराहा जाता था. मंटो की राइटिंग को सबसे पहले सराहा जाने लगा मुंबई में. इनके बहुत ज़्यादा फैंस वहाँ पे थे, मदाह वहाँ पे मौजूद थे जो कि मंटो की बहुत कदर किया करते थे. ठीक है, अब मुंबई में रहते थे. वहाँ पे एक इनका दोस्त था जिनको ये मुरली वाले शाम, जिसका नाम शयाम था, तो उनको ये मुरली वाले शाम बुलाते थे. वो दोस्त बहुत जिगरी दोस्त थे इनके. लेकिन जब पार्टीशन का वक्त आया, सब ने एक दूसरे को एक हकारत की नज़रों से देखना शुरू कर दिया और उसी में इनके दोस्त शाम भी थे. अब वो शाम जो है वो भी इनको हकारत की नज़रों से देखना शुरू हो गए थे क्योंकि ये मुसलमान थे. अब वक्त आ गया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हो जाएं. अब लेकिन जब ये वापस आने लगे लाहौर में, तो शाम को दोस्त थे बचपन से, वहाँ पे बचपन गुजरा था वहाँ पे इनका, मंटो का. वहाँ पे जवानी भी गुजरी थी. वहीं पे शादी हुई इनकी मिसेस का नाम सफ़िया था. इनकी बड़ी बेटी वहाँ पे हुई जिसका नाम निगत था. ठीक है, तो बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी वहाँ पे. और उसके बाद इनके फैंस वहाँ पे मौजूद थे जो इनको बहुत रखते थे, बहुत इज्जत देते थे. तो बहुत मुश्किल हुई वहाँ से निकलना. अब ये वहाँ से निकल आए, लाहौर में आ गए. इनका शोबा क्या था? ऑब्वियसली ये राइटर थे. अब राइटर्स को दूसरा काम नहीं आता होता. राइटर्स अपना पेट पालने के लिए भी लिखते ही हैं. जब ये लाहौर आए तो पूरी की पूरी फ़िज़ा बदली हुई थी. कौन सी फ़िज़ा बदली हुई थी, आइए देखते हैं. इनकी राइटिंग में वो लिखते हैं, जब लाहौर की पोस्ट कॉलोनियल मूवमेंट्स बताते हैं, जब वो पार्टीशन के बाद लाहौर में आए, उसको भी बागों का शहर कहा जाता था. लेकिन उन बागों के शहर की हालत क्या हुई थी, पढ़ते हैं. देयर वॉज अ डेडली काम इन द एयर, like the doleful scream of the eagles flying aimlessly in the sky at the honest of summer. Even the slogans Pakistan Zindabad and Quaid-e-Azam Zindabad sounded sad and cheerless to the ear. The trees in Lahore, the famed city of garden, wore the look of naked children. Refuge had stripped off the branches to keep warm in the winter and feed their hunger. The building appeared to be in the mourning. Their bereaved inhabitants might laugh, play, and go to work occasionally, but there was a palpable sense of emptiness.
आइडिया तो हो गया होगा कि लाहौर को, जो कि सिटी ऑफ गार्डन्स है, उसको क्या हालत हुई थी आफ्टर पार्टीशन जब पाकिस्तान में आए, तबाही पहले, लाशें गिरी हुई थी, रेप किए जा रहे थे औरतों के, उनके पास घर नहीं थे रहने को, उसके बाद लोगों के पास कारोबार नहीं थे, खाने को चीज़ें नहीं थी, सब कुछ दरहम भरहम हो गया था। इवन कि लगता था जो पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे, वो भी अब सैडनेस वाले लगने लगे। कोई उसमें खुशी नहीं थी, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। ऐसे लगता था पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला आया है और जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया है, कुछ भी बाकी छोड़ के नहीं रखा। उसने लोगों को तबाह कर दिया है, बीमार कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताता है कि जो ज़िंदगी थी ना, वो अब डेथ की तरफ फ्लो कर रही थी। मंटो का met with his old friend Ahmad Nadeem Kasimi and Sahil Ludhwani and found them to be disoriented and mentally incapacitated as he was. फिर वो अपने दोस्तों से मिले जो उनके पुराने, ये फ़ैन थे इनके। किस तरह दोस्त बने, ये भी राइटर थे, वो भी राइटर थे। अब जब एक राइटर के बारे में दूसरा जानता है तो उनसे मिलने की चाहत तो रखता है ना। तो जब ये मिलने जाते थे, उनकी राइटिंग को सराहा जाता था इन मुंबई, तो वहाँ पे ये इनके दोस्त बन गए। ऑब्वियसली ये राइटर थे। फिर इन्होंने लोगों को देखा और सुना, चुप करके ऑब्ज़र्व किया कि वो क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर इमरोज़ एक ऐसे लिखा, उस इमरोज़ में पब्लिश करवाया। फिर इन्होंने कलेक्शन थी तो तल्ख, तुर्श एंड शीरीं, इस कलेक्शन के नेम से उन्होंने एक अपनी कलेक्शन को पब्लिश करवाया, एक एसेस की कलेक्शन को पब्लिश करवाया। फिर मंटो ने एक और शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम है नकूश। फिर एक स्टोरी लिखी जिसका नाम है ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त की वजह से इन पे बहुत से मुकदमात हुए। ये कहानी क्या थी, पढ़ते हैं। एक सिख था जिसका नाम ईश्वर सिंह था, ठीक है। इसकी बीवी का नाम कलवंत कौर था। इसकी बीवी बहुत ओवर सेक्स थी, ठीक है। इसका हस्बैंड जो सिंह था, ईश्वर सिंह, वो भी पार्टीशन के दौरान पाकिस्तानियों का रेप कर रहा था, औरतों का रेप कर रहा था। इसी तरह क्या हुआ, एक दिन इससे बहुत ज़िंदगी में रेप किए हैं, हर्ट करने के लिए पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को। मुस्लिम फैमिली थी एक जिसका नाम था सकीना। सकीना की फैमिली को ट्रेन की पटरी के पास लेके जाके सकीना को झाड़ियों में फेंक दिया और वहाँ पे पहले उसने उसकी फैमिली को मारा। फिर सकीना की तरफ बढ़ा जब रेप के लिए, तो पहले मर चुकी थी और ठंडी होके मर चुकी थी, जैसे कि ठंडा गोश्त। इस बात ने उसको साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट किया, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं इसके साथ, ये पहले डर के ही मर गई। इसको दुख हुआ, इसको मायूसी हुई, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हो गया और घर आके बैठ गया चुप करके। उसकी बीवी ने पूछा कलवंत कौर ने क्या हुआ है। इसने कुछ नहीं बताया। उसने खाना दिया, इसने खाना नहीं खाया। उसने इतना कुछ घर की चीज़ें तोड़ी, ये सुन होके बैठा रहा। इवन के लास्ट पे आके कलवंत कौर ने चाकू से सिंह का गला काट दिया, बट उसकी सांसें चल रही थी। और पूछा कि अब बताओ क्या हुआ है। तब उसने वो सारा वाक़या सुनाया कि वो अब ठंडा गोश्त हो चुकी थी और यही
ठंडा गोश्त कहानी थी, जिसको फहाशी तहरीर करार दे के इस पे मुकदमात कर दिए गए मंटो पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है यहाँ, फिर उसके बाद इन्होंने एक और वर्क किया जिसका नाम है खोल दो, ओपन इट। इसकी कहानी सुन लेते हैं। ये भी नकूश में पब्लिश करवाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ था, खोल दो में पार्टीशन की हालत बताई गई कि जब ट्रेन लाहौर पहुँची, लाहौर स्टेशन पे, तो एक बाप ने देखा कि हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। जो लोग जिंदा हैं वो मुर्दों को रो रहे हैं, जो मर चुके हैं वो सुकून से लेटे हुए हैं। फिर अचानक उसको ख्याल आता है कि मेरी एक बेटी थी, वो कहाँ है। ठीक है, उस बेटी को ढूंढने के लिए, उस बाप का नाम सराजुद्दीन था, उस बेटी को ढूंढने के लिए वो जगह जगह भटकता रहा। हर लड़की को उसने दुपट्टा उड़ा के देखा कि कहीं ये मेरी बेटी तो नहीं है। हर जिंदा को देखा, हर मुर्दा को देखा, बट कोई भी उसकी बेटी नहीं थी। फिर वो रोता रहा और एक जगह पे गया जहाँ पे 8 वॉलंटियर्स थे जो कि लड़कियों को ढूंढते थे, गुम हुए लोगों को ढूंढते थे। अब उसने कहा कि चलो इनकी हेल्प लेता हूँ। वो उनकी हेल्प लेने के लिए उनके पास गया और वहाँ पे यंग मुस्लिम्स थे 8। उनसे कहा कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा हम खोए हुए को ढूंढते हैं। उसने अपनी बेटी का हुलिया बताया कि उसके गाल पे एक तिल है, मोटी मोटी आंखें हैं, बहुत खूबसूरत है, सफ़ेद रंग है, अच्छे खदोखाल हैं। क्या हुआ? वो कहते ठीक है हम ढूंढते हैं। वो ढूंढने चले गए और एक जगह पे झाड़ियों के अंदर वो लड़की मिली। वो छुपी हुई थी उन वॉलंटियर से डर के। क्यों छुपी थी बताते हैं। वॉलंटियर ने उसको ढूंढ लिया। उन लड़कों ने अब पहले तो उसका ट्रस्ट गेन किया, उनको अपनी जैकेट दी पहनने के लिए। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी जैकेट थी। उसको कहा तुम सकीना हो, सिराजुद्दीन की बेटी हो? फिर उसने कहा हाँ। फिर थोड़ी हिचकिचाहट जो है वो कम हुई। फिर उसके पास आई, बैठी, बातें की कि हाँ मैं सिराजुद्दीन की बेटी हूँ। उन 8 लड़कों ने उसका रेप किया और फिर उसको पास ही स्टेशन में झाड़ियों में फेंक दिया। फिर लाहौर के कैंप में उसको ले जाया गया। अचानक उसके बाप के सामने एक लड़की जा रही थी स्ट्रेचर पे लेटी हुई। वो भाग के गया और देखा कि कौन है। उसने कपड़ा हटाया, वो उसकी बेटी थी सकीना। वो चिल्लाया सकीना। वो बेहोश थी मगर मरी नहीं थी। वहाँ पे जल्दी से डॉक्टर आए। डॉक्टर ने उसकी पल्स चेक की। वो कहते हैं उसने अपने इशारा किया साथ वाले बंदे से, खोल दो। उसने कहा खिड़की खोल दो और उस लड़की ने जल्दी से अपने ट्राउज़र लेस को खोल दिया और थाइप्स तक नीचे कर लिया। बट जो फादर था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी बेटी मूवमेंट नहीं कर रही थी। अब उसकी बेटी ने मूव करना शुरू किया था। कहती है माई डॉटर इज़ अलाइव, मेरी बेटी ज़िंदा है। और डॉक्टर जो है वो सुन्न हो के रह गया। क्यों? पुराने ज़माने में लास्टिक्स नहीं होती थी, लेसिस होती थी, ट्राउज़र लेसिस होती थी। अब जब रेप करने लगता था कोई तो उनसे कहा जाता था खोल दो। इस वजह से वो ट्राउज़र लेस खोल दी जाती थी। इसलिए उसने तब भी जब उसने कहा खोल दो, उसने कहा खिड़की खोल दो, लेकिन उसको सिर्फ खोल दो लफ्ज़ सुना और उसने मूवमेंट की और अपना ट्राउज़र थाइस तक उतार दिया। इस पे भी मुकदमा हुए, खोल दो पे काली शलवार इन्होंने लिखा, उस पर मुकदमा हुए। ऊपर नीचे और दरमियान एक बुक लिखी जो कि उनके लाहौर के अमीर तबके की कहानी थी। ठीक है, जिसमें बताया जाता था कि वो किस तरह अपनी लाइफ गुजार रहे हैं।
लोगों को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे हैं और फिर किस तरह उनमें रोमांटिसिज्म पाया जाता है और बहुत अजीब सा किस्सा है उनकी ज़िंदगी का। इन सब पे मुकदमात हुए, जबकि ये मुकदमों वाली तहरीरें नहीं थी, ये रियलिटी ऑफ लाइफ था, मिरर ऑफ सोसाइटी था। लिटरेचर का मतलब ही यही होता है कि सोसाइटी का आईना दिखाना, सोसाइटी को आईना दिखाना। बट फॉर द रिफॉर्मेशन, उसने भी यही रिफॉर्मेशन के लिए लिखी, लेकिन उन पे मुकदमात हो गए। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर एक पब्लिशर थे जावेद जिनका नाम था, उनकी जो है पब्लिश करवाया करते थे उनके कलेक्शंस में, ठीक है। वो एडिटर थे तो उनके पास पब्लिश करवाया करते थे। बट इनके जो बहुत जानी दुश्मन थे इनकी राइटिंग के जो खिलाफ थे, उनका नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था, क्योंकि इनकी राइटिंग के बहुत सख्त खिलाफ थे। वो कहते थे कि मंटो जैसे लोगों का जीना बनता ही नहीं है, अगर जीना बनता है तो जेल में बनता है। और इनको शराब की बेहद लत लगी हुई थी कि इनकी बेगम सफ़िया इनसे आजिज़ हो चुकी थी और उसने जेल में मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था, इनको एडमिट करवा दिया था। लेकिन ये मेंटल तो नहीं थे, इनका दिमाग तो बहुत ख़ास था, बहुत ख़ास कामों के लिए था। वहाँ भी जाके जब उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल का माहौल देखा, वहाँ पे भी कहानियाँ ढूंढ ली, ठीक है। वहाँ पे जब कहानियाँ ढूंढी, लोगों को उकसाने लगे, उन मेंटल हॉस्पिटल के लोगों को, उन तमाम मरीज़ों को, पेशेंट्स को, कि अपने ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं, अपने बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठाते, अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं करते। तो क्या हुआ, इनको वहाँ से ये कह के भेज दिया गया, झूठ बोल के, कि आपके हस्बैंड को अब ठीक हो गए हैं, अब शराब की लत नहीं लगी, अब ये हट गए हैं, अब शराब नहीं पियेंगे, तो इस वजह से आप यहाँ से ले जाएं इसे। क्यों? क्योंकि बाकी मेंटल हॉस्पिटल वाले जो बाकी पेशेंट्स हैं वो भी कहीं मंटो की तरह हमारे खिलाफ ना हो जाएं, तो उनका हॉस्पिटल किस तरह चलना था अगर वो उनको ठीक कर देते। इवन के उस हॉस्पिटल के लोग बिल्कुल ठीक थे, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के उनको ख़राब किया गया, उनके दिमागों को मेडिसिन हाई डोसेस दे के उनको ख़राब, उनको माजूर कर दिया गया, लाचार कर दिया गया, ताकि उनका हॉस्पिटल चलता रहे। ये थी सिचुएशन। और उसी मेंटल हॉस्पिटल में एक आदमी था जिसका नाम बशीर था, वो हिंदुस्तान से बिलोंग करता था, वो सिख था, टोबा से बिलोंग करता था और हमेशा यही पूछता रहता था, वेयर इज़ टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह किथे आ। ठीक है, अब हमने टोबा टेक सिंह पाकिस्तानी लिटरेचर में एक बड़ी अच्छी स्टोरी पढ़ी है, एक मेंटल हॉस्पिटल की, लाहौर की मेंटल हॉस्पिटल की, और वही उसी में मंटो एडमिट थे और मंटो ने ही वो स्टोरी लिखी है उस टोबा टेक सिंह, उस सिंह के बारे में, जो कहता था पार्टीशन के बाद जब उनको मरीज़ों को लाया गया यहाँ पे हिंदुस्तान लाहौर के पागल खाने में जो थे, क्योंकि पहले बड़े सगीर में एक ही मेंटल हॉस्पिटल था, तो सिखों को भी वहाँ पे रखा जाता था, मुसलमानों को वहाँ पे रखा जाता था। अब पार्टीशन के बाद वो कहते हैं सिखों को हमारे इंडिया के मेंटल हॉस्पिटल में भेजें और पाकिस्तानी अपने मुसलमानों को सिर्फ अपने मेंटल हॉस्पिटल में रखें। और वो सिख पूछता था कि टोबा टेक सिंह किथे आ, क्योंकि उसने टोबा टेक सिंह में रहना था। वो कहता था मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने सिर्फ टोबा टेक सिंह में रहना है। फिर भी ज़बरदस्ती उसको भेज दिया गया हिंदुस्तान के मेंटल हॉस्पिटल में। जब वो गया तो खारदार तारें बॉर्डर पे थी, जिसके उस पार हिंदुस्तान और इस पार पाकिस्तान था। अब जब उसको वहाँ पे भेज दिया गया, उस बॉर्डर को क्रॉस करवा दिया गया, तो वहाँ पे चिल्लाता रहा कि मैं टोबा टेक सिंह रहना है, मैं टोबा टेक सिंह दे विच रहना, ना मैं पाकिस्तान जाना ना मैं हिंदुस्तान जाना, टोबा टेक सिंह किथे है। जब उसको बताया गया टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, तो कहते मैंने पाकिस्तान में ही रहना है, मैंने फिर हिंदुस्तान में नहीं जाना। लेकिन ज़बरदस्ती वो सिख था, उसको भेज दिया गया। और जब वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे गया, बल्कि करने लगा था, तो वहीं पे उसकी मौत हो गई। और जिस जगह पे वो मरा था वही टोबा टेक सिंह था, यानी कि वो पाकिस्तान में ही मरा और वो पाकिस्तान में ही रह गया, क्योंकि उसने टोबा टेक सिंह में रहना था।
अब जब बताया गया, उन्होंने एक एडिटर थे जिसका नाम था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, उनको जब ठंडा गोश्त पब्लिश करने के लिए दी गई तो उन्होंने कहा कि नो नो नो, दिस सॉर्ट ऑफ लिटरेचर विल नॉट वर्क इन पाकिस्तान, क्योंकि वो फहाशी तहरीर है, हम उसको पब्लिश नहीं कर सकते, जबकि वो रियलिटी थी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने चौधरी मोहम्मद हुसैन ने उस पर बड़े चार्जेस किए थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट को अटैक करता था, जिस तरह उन्होंने पागल खाने को अटैक किया, फिर वो सोसाइटी को अटैक करता था, फिर वो पुलिस स्टेशन को अटैक करता था, इसलिए पुलिस वाले भी उसके ख़िलाफ़ थे। वो अपर क्लास के लोगों को अटैक करता था, जिस तरह उसने लिखा ऊपर नीचे और दरमियान, ये एक उसकी बुक है वो लिखी, तो अब अपर क्लास के लोग भी उसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो मज़लूम बेचारे लोगों के लिए लिखता था और वो उसके साथ थे। इस वजह से तो मुंबई में उसकी राइटिंग को सराहा किया, क्योंकि जो निचले तबके के लोग थे वो उसके बारे में लिखता था और निचले तबके के लोग उसके फ़ैन थे। और अब भी कोठे वालियाँ तवाइफ़ें उसकी फ़ैन थी। नूरजहाँ मैडम उस एज में थी, वो उसकी फ़ैन थी, जो कि एक फ़िल्म स्टार थी, एक सिंगर थी। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ैन उसकी औरतें थी, निचले तबके के लोग थे, क्योंकि वो उनके लिए खुले अल्फाजों में उनकी बेज़ारी, उनकी आवाज़ें, उनकी आहें बयान किया करता था, उनकी आप बीती बताता था। इवन कि कहानियाँ उसके पीछे घूमती थी, कहानियों को वो हर जगह ढूंढता था, हर फ़र्द में कहानी ढूंढ लेता था। अब जब उसके ठंडा गोश्त पे मुकदमे हुए तो उसने कहा, माई स्टोरीज आर फॉर हेल्दी पीपल, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर माइंड who dig up carnal meaning in innocent and pure things। उसने कहा कि अगर मुझ पे मुकदमा करते हैं तो जेम्स जॉयस की लाइसिस पे भी मुकदमा करें, ठीक है। तो उनकी जेम्स जॉयस की लाइसिस पे कोई मुकदमा क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पहचानते हैं सोसाइटी को, वो अल्फाज जानते हैं, उनको पता है कि उन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और सोसाइटी किस तरह की है, उसके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। और मेरे लिखे हुए तहरीरों को सिर्फ़ अक्ल वाले लोग पहचान सकते हैं, जिनके दिमाग ख़ास होते हैं, जो लोग ख़ास होते हैं वो ही सिर्फ पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत से मुकदमात लड़े, ठीक है, कराची तक गए, कोलकाता तक गए, लेकिन इनकी फ़ैन बेस जो है वो कम नहीं हुई। जावेद जो हैं ये बड़े अच्छे एडिटर थे, जो इनकी हेल्प भी कर दिया करते थे, लेकिन वो एडिटर जो है वो भी कई दफ़ा गिल्टी फील करते थे उनके कामों की वजह से, क्योंकि वो कहते थे कि ये पढ़ेगा कौन, ये मुकदमात हो जाएंगे, अगर आप इसी तरह हमें तहरीरें देते रहे तो हमारी जो यहाँ पे स्टूडियो है, ठीक है, पब्लिशर का काम है, पब्लिशिंग का काम है, वो बंद हो जाएगा। अब ठंडा गोश्त की वजह से इनको कराची मुकदमे के लिए बुलाया गया, जिसमें लोगों ने साजिशें की हुई थी, बहुत ज़्यादा साजिशें, कि अब ये अपने जो है बारे में अपने आप को डिफेंड करेगा, फिर ये अपने बारे में कुछ बोलेगा, अपनी सफाइयाँ देगा, एक्सप्लेन करेगा। तो अब इस पे मुकदमात इनको जोड़ लिया जाएगा। कौन सी सोसाइटी थी उनके उसके ख़िलाफ़ थी? अपर क्लास, पुलिस वाले, वकील उसके ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब जज एक नया भर्ती हुआ था वहाँ का, जब जज के सामने गया, जज ने पूछा, ठंडा गोश्त तुमने लिखी है, क्या तुम इसका एतराफ़ करते हो कि जो तुम एक मुजरिम हो? तो उसने कहा, जी मैं एतराफ़ करता हूँ, मैं मुजरिम हूँ। और वहीं पे फ़ैसला हो गया, क्योंकि मुजरिम ही एतराफ़ कर लिया और सब के सब हक्के बक्के रह गए कि इसने अपना एतराफ़ी जुर्म कर लिया। अब उसको कोई जेल नहीं हुई, सिर्फ जुर्माना हुआ। किस तरह हुआ? उन्होंने वकील से पूछा, आज क्या तारीख़ है? जज ने वकील से पूछा, उसने कहा 25। तो उन्होंने कहा ठीक है, 25 रुपये जुर्माना आप अदा करेंगे। 25 रुपये जुर्माना अदा किया गया। अब मंटो की राइटिंग को कहा जाता था ऑब्सैनिटी राइटिंग।
अब वो पूछते हैं हाउ कुड मंटो स्टोरीज be considered obscene when journalism and publishing as well as in the cinema were heavily imbued with Western culture. Kissing and hugging is something which is depicted in the cinema daily. जो फिल्म इंडस्ट्री थी, जो फिल्म स्टूडियोज था, वहाँ पे वल्गैरिटी नहीं थी। उस लाहौर में, वो भी तो पाकिस्तान का था, जहाँ पे नूर जहाँ की फिल्में बन रही थी, ठीक है, जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब की फिल्म लिखी गई थी, जिसने लिखी थी मंटो था वो, उसी की स्टोरी पे मिर्ज़ा गालिब की जो उसने स्क्रिप्ट लिखी थी उस पे ही मूवी बनी। और मूवी बनाने वालों को क्यों सज़ा नहीं हुई? ठीक है, मंटो किस तरह गलत हो गया? वेस्टर्न कल्चर्स, हगिंग, किसिंग को तो आप लोग खुद अपने सिनेमा में हर रोज़ लेके आते हो, जबकि मंटो की तहरीरों में तो ऐसा कुछ नहीं है। मंटो तो रियलिटी बताता है, तो उसको किस तरह आप लोगों ने कह दिया? ठीक है, फिर वो बताते हैं अडल्ट्री वॉज द मेन प्लॉट ऑफ ऑल इंग्लिश एंड वेस्टर्न नॉवेल्स। वहाँ पे किताबचा थे, लाइब्रेरीज थी, जहाँ पे किताबें मिलती थी, जिस तरह जैसा कि आवारा लड़कियाँ, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा इस तरह की किताबें मिलती थी जो लोग पढ़ते थे बड़े शौक़ से और मंगवाया करते थे। इवन राइटर्स लिखते थे, वेस्टर्न लोगों राइटर्स जो थे उनकी कहानी को ट्रांसलेट करके उर्दू में कन्वर्ट किया जा रहा था, लोग पढ़ते थे। उनकी कहानियाँ क्यों पढ़ रहे हैं? फिर उन पे मुकदमात होने चाहिए। ठीक है, मेन प्लॉट तो वही है जो वेस्टर्न से आया हुआ है। इफ़ नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड टू दिस, द जज asserted, I see no reason why we should be hard upon the young man. अगर उन पे नहीं एक्शन लिया जा सकता तो इस यंग मैन पे क्यों एक्शन लिया जाए? He had read ठंडा गोश्त and found some vulgar and indecent language of the kind that is common in our ordinary law society. While he did not approve of story, the judge also said, no, consider it obscene or so very objectionable to condemn it as such. A significant feature of the judgment and one of the keeping with the ruling on Joyce's Ulysses in America. वो एक असल में ऑब्सेनिटी वाली एक राइटिंग थी और इसी तरह उस जज ने उसको जुर्माना दिया क्योंकि उसने इतराफ़ जुर्म किया था, तो उसको 25 रुपये जुर्माना हो गया। अब जब ठंडा गोश्त पे से चार्जेस हटा दिए गए, तब उनके एक सिख दोस्त थे बलवंत सिंह गर्गी, इन्होंने उनको ऑल इंडिया रेडियो पे मुबारकबाद दी मंटो को कि मुबारक हो, तुम रिहा हो गए हो, तुम पे से चार्जेस हट गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मंटो क्या है। मंटो एक बहुत अच्छा राइटर है जो हकीकत बयान करता है, जो किसी को छुप छुपा के मिलता नहीं है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जो जैसा है वैसे ही सबके सामने है, जो रियलिटी को दिखाता है। उस सोसाइटी में हर रोज़ एक आवारगी फैल रही थी जिसको कोई नहीं देखता था, सिर्फ मंटो की राइटिंग को देखा जाता था। लोग कर्फ्यू लगने के बाइस स्टूडियो में रातें गुजारते थे जहाँ पे मेल फीमेल साथ होते थे, ठीक है, तब उनको कोई नहीं देखता था, सिर्फ मंटो की राइटिंग को देखा जाता था। नूर जहाँ जो कि फिल्म स्टार थी, वो लोगों के साथ मिलती थी, हुस्न परस्त औरत थी, तवाइफों के कोठे थे जहाँ पे वो पुलिस वाले जो मंटो की राइटिंग के खिलाफ थे जाया करते थे, उनके बारे में कोई नहीं देखता था, सिर्फ मंटो की तहरीरों को देखा जाता था। इसीलिए उन्होंने लिखा, सिंह साहब ने, योर विक्ट्री इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ लिटरेचर, हाउ कैन अ डोंकी नो द वैल्यू ऑफ सैफरॉन। क्योंकि उसकी राइटिंग को सिर्फ हाई लेवल वाले लोग जान सकते थे, बाकी कोई उनको नहीं जान सकता था। अब अंकल सैम का अगर आपने पढ़ा है, अंकल सैम अमेरिका को सैमसन पढ़ा है ना, अंडरवुड सैमसन, तो उसके नेम पे अंकल सैम कहा जाता था अमेरिका को। अंकल सैम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो खुद आए मंटो के घर, किस लिए? हमारे लिए कहानियाँ लिखो, स्टोरीज़ लिखो,
मंटो एक कहानी के 25 रुपये लिया करता था, लेकिन जब उनके इसरार करने पे कि हमारे लिए कहानियाँ लिखो, तो मंटो ने पेशकश की कि मैं एक कहानी के 200 लूँगा। और इस बात पे बहुत हंसे, कौन? अमेरिका वाले, कि सिर्फ 200, हम आपको एक कहानी के लिए 500 देने को तैयार हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन मंटो कहता है मंटो इज़ नॉट फॉर सेल। मंटो जो कहता है वही करता है। मंटो कोई बिकाऊ नहीं है। मंटो अपनी मर्ज़ी से कहानियाँ लिखता है। और जब उनने पूछा कि किस टॉपिक पे हमारे लिए कहानियाँ लिखेंगे, उन्होंने कहा मंटो कभी बताता नहीं है, मंटो अपनी मर्ज़ी से कहानियाँ लिखता है। मंटो को सिर्फ कहानी लिखने का कहा जाता है, उसके उन्वान नहीं बताए जाते। इसी तरह वो कहता है कि शायद वो कहानी हमारे पाकिस्तान से रिलेट हो सकती है, या हिंदुस्तान से, या शायद आपके खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है। और उन्होंने कहानी उनके लिए लिखी, पार्टीशन का स्केच बनाया, स्याह हाशिए, ब्लैक मार्जिन्स। ठीक है। वो कहानी लिखी गई उन सैम अंकल के नाम। लेटर्स भी लिखते थे उनको अमेरिका के नाम। अब अमेरिका के लिए उन्होंने कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया मंटो के पुराने दोस्त डिसलाइक अस्करी फाउंडनेस फॉर स्कूल ऑफ थॉट, फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, जो उनको पसंद नहीं करते थे ना उनके दोस्त अस्करी। उनको बताया किस तरह उसको क्रेज़ था जेन पॉल सार्टे को पढ़ने का, एंड्रे गाइड को पढ़ने का और बाकी। वी थॉट अस्करी वॉज अ escapist and was ruining मंटो। वो भी उनको पसंद करता था, लेकिन मंटो की ख़राब उजड़ी शक्ल जो है वो अस्करी था, जिसमें उन्होंने खिलाफ बताया हुआ है किन के सब कॉन्टिनेंट पे जो बरतानिया ने, अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था, कॉलोनाइजेशन फैलाई हुई थी, उस बारे में, पार्टीशन के बारे में लिखा गया था। और पार्टीशन में जो तबाहियाँ हुई थी उनके बारे में लिखा जाता था। अब मैं आपको सिर्फ इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। इसकी पूरी स्टोरी इसी पे बयान, जो ये बुक है इसमें इसकी पूरी स्टोरी बयान की गई है, इसकी लाइफ की, इसका लाइफस्टाइल बयान किया गया है। अच्छा जी, अब इनको शॉक्स दे दिए गए शराब पीने की वजह, शॉक्स दे दिए गए, मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया शराब पीने की वजह से। तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया क्योंकि दूसरे लोगों को वो उकसाने लग गए थे वहाँ पे पेशेंट्स को। अब वापस आए, इनको पीने की इतनी बुरी लत थी कि अपनी बीवी से छुप के पीते थे, क्योंकि ये कहते थे कि एक पागल खाने से, जिसको लोग पागल खाना कहते हैं, वो एक आज़ाद लोग हैं जो मुझे समझते हैं, जो मेरी कहानियाँ सुनते हैं, जो ख़ुद कहानियाँ हैं। उधर से निकल के मैं एक पागल खाने में आ चुका हूँ, और वो पागल खाना इसका घर था, इसकी सोसाइटी थी जो मिल के इसको पागल कर रही थी, ना कि वो पागल खाना जिसको सब सोसाइटी पागल खाना कहती है। वो लोग, इसके लिए आज़ादाना माहौल था। अभी वापस आ गया अपने घर में तो पीने लग गया। फिर शराब की बोतलें किताबों में छुपाई होती थी, किताबें काट काट के उसमें रखी होती थी, बेड के नीचे रखी होती थी, बेड के गद्दे के नीचे रखी होती थी। ठीक है। अब इसने हर जगह बहुत बोतलें छुपाई थी। अब क्या होता है, एक दिन इसकी बेटी बीमार हो जाती है। ठीक है। अब इसकी बेटी को टाइफाइड हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है। अब ये गरीब थे, बहुत गरीब थे कि इनके घर में हर रोज़ दाल चावल बनते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता था, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे, आमदनी नहीं थी। ये 2 भाई थे। अब जो छोटा भाई था वो सफ़िया की बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, बड़े भाई के सफ़िया के साथ, यानी कि मंटो की सफ़िया के साथ शादी हुई थी। छोटी बहन का भाई बहुत अच्छा था, यानी कि मंटो का भाई बहुत कमाने वाला था, वो एक सरकारी ऑफिसर था। लेकिन मंटो को कोई दिलचस्पी नहीं थी काम में। इवन के शहाबुद्दीन इसका दोस्त था, कहने का सिर्फ नामी गरामी दोस्त था बस। उसने मंजूर करके गवर्नमेंट से इसको लाइसेंस दिलवाया, किस चीज़ का,
आइस फैक्ट्री का, जिसमें रोज़ इसको 10 रुपये मिला करते थे इसका हिस्सा। वहाँ पे 2-3 पार्टनर्स थे टोटल, ये और दो और इन तीनों में जो हिस्सा बढ़ता था वो 10-10 रुपये या 8-8 रुपये रोज़ की बिक्री के हिसाब से बटा करता था। जबकि 10-10 रुपये और 8-8 रुपये कोई भी वैल्यूएबल नहीं थे। वैल्यूएबल उस दौर में थे, बहुत थे, लेकिन इसका घर का गुजारा नहीं हो सकता था, क्योंकि इसको एक कहानी लिखने के ही 30-40 रुपये, 25-30 रुपये मिलते थे, और ये हर रोज़ पता नहीं कितनी कहानियाँ बेचता था लिख के। एक दिन में मोस्टली 3 से 4 कहानियाँ लिखता था, और 3 से 4 कहानियाँ बेच के मैक्सिमम 100 रुपये ले आता था। ठीक है, अब आइस फैक्ट्री से भी निकल गया, इसके पास काम नहीं था, क्योंकि आइस फैक्ट्री के लोग इसके पसंद के नहीं थे। आइस फैक्ट्री के लोग इसको तंग नज़र से देखते थे। आइस फैक्ट्री के लोग जब उसको पता चला ये मंटो है, तो फहाश तहरीरों की वजह से उसके ख़िलाफ़ हो गए, और उनको तमीज़ ही नहीं थी बोलने की, इस वजह से वो उधर से निकल आया। फिर जब ये एक रात क्या हुआ, इसकी बेटी को टाइफाइड हो गया, मेडिसिन लेने गया, उस रात 6:30 बजे कर्फ्यू लगना था। कर्फ्यू से पहले इसने पैसे भी लेने थे, तहरीरें भी बेच के, फिर उसके बाद इसने पैसे लेके मेडिसिन भी लेनी थी। सारा दिन उधार मांगने पे लगा रहा मंटो। फिर तहरीरें बेची। अब फ़ायदा उठाया मिस्टर जावेद ने। ठीक है, इन्होंने मेडिसिन आनी थी 200 रुपये की। अब इसने कहा कि ये एक तहरीर ले लो मेरे पैसे दे दो। उसने पैसे दिए, तो वो पैसे 10 रुपये थे। कहता आजकल कोई काम इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो सिर्फ 10 रुपये मिल सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए पूरी बुक लिख दूंगा एक। ठीक है, तो अब उसने कहा कि वो बुक हमारे नाम से फिर होने चाहिए, तुम्हारे नाम से नहीं होने चाहिए, बुक हमारे नाम से होगी, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और जब उसने साइन करवा लिए, फिर भी उसको 25 रुपये दिए, और उसने कहा मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा सुबह निकलवा देंगे, लेकिन दवाई रात तक आनी चाहिए थी, वरना उसकी तबीयत ख़राब हो जानी थी, और इवन कि उसकी मौत भी लाहक हो सकती थी, उसकी बड़ी बेटी की, निगहत की। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो बेचारा जगह जगह घूमता रहा। मैं खानों में गया, उसके दोस्त वहाँ पे रहते थे, फिर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बैठती थी, वहाँ पे गया, जगह जगह पे गया, और कहीं ना कहीं से इसको थोड़े बहुत पैसे मिल गए। लेकिन और रात में जब वापस आया 6:30 से पहले, तो घर आके गिर गया, और जब इसकी बीवी ने लिफाफा देखा तो उसमें दवाई नहीं थी, उसमें शराब की बोतल थी। फिर ये अपने आप को कोसने लग गया, मारने लग गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब बोतल ले ली शराब की, मैं तो दवाई लेने गया था। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, इसकी बीवी इससे और गुस्सा हो गई, नाराज़ हो गई। इतनी इसको लत लगी थी कि उसको यही नहीं पता कि इसकी बेटी को मेडिसिन देनी है, और ख़ुद की शराब लेके आ गया। और उसने वो बोतल जो उसने मांग के पैसे इकट्ठे करके ली, वो उसने तोड़ दी इस गुस्से में कि इसने अपनी बेटी के साथ क्या किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद नूरजहां, एक एक्ट्रेस थी, उसको घर बुलाया गया। ठीक है, इसकी सालगिरह थी, इसके भतीजे की, इसकी यानी कि इसके छोटे भाई की बेटे की। फिर उसके बाद ये कोठे वालियों के पास भी जाया करता था। नाजो उस कोठे वाली का नाम था, जिसने एंड पे इसकी किताबें पढ़ के सुसाइड कर ली, क्योंकि वो इस कदर इससे मुतासर थी, इसकी फ़ैन थी कि इवन लास्ट पे जब इसको लिवर की मर्ज़ लाहक हो गया था, तो उसने इसको पैसे दिए, इसके फैंस इसको खून देने आए। तब लोगों को पता चला कि मंटो क्या था, मंटो किस चीज़ का नाम था। अब उनके पास ज़्यादा औरतें इससे मिलने के लिए टाइम लेती थीं, लेकिन ये किसी को भी टाइम नहीं देता था। ठीक है, इस्मत एक राइटर थी जिनको ये पसंद करते थे, नूरजहां को भी ये पसंद करते थे, लेकिन शादी इनकी सफ़िया से हुई थी। कुछ वक्त गुजरा, इनको दौरे पड़ने लगे,
शराब की वजह से, शराब की कमी की वजह से, क्योंकि अब वो शराब नहीं पीते थे। उसने सफ़िया से वादा किया था कि वो अब शराब नहीं पिएगा, और कुछ दिन ही गुजरे थे कि फिर से उसने अपना वादा तोड़ दिया और सफ़िया को धोखा देके शराब छुपा के पीने लगा। इसको दौरे पड़ने लग गए थे, इसने किताबें फाड़ देनी, इसने सफ़िया को ऊंची आवाज़ में चिल्लाना। क्यों? क्योंकि शराब चाहिए थी इसको, वो नहीं मिल सकती थी। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको पागल खाने में भेज दिया जाए। पागल खाने में भेजने का क्यों फ़ैसला किया? क्योंकि इसको उस शराब की लत से पहले जिगर की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने सख्ती से शराब ममनू की थी। इसलिए सफ़िया अब उसको शराब नहीं दे सकती थी, लेकिन ये सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था और सफ़िया ने कभी उसको सिगरेट पीने से रोका नहीं था। अब जब डॉक्टर्स ने भी मना किया हुआ था तो सफ़िया किस तरह दे सकती थी उसको शराब? अब उसको दौरे पड़ने लग गए थे, वो तड़प रहा था शराब के लिए। पता है नशेइयों की हालत क्या होती है, ठीक है। अब उसको फिर क्या किया गया, फिर पागल खाने भेजा गया। वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए ताकि इसका दिमाग मफलूज हो जाए, ठीक है। अब मैं एक बात बताती हूँ, इसके पीछे एक पुरस्कार औरत पड़ी हुई थी जो इसको हर रात नज़र आती थी और फ़ौरन गायब हो जाती थी। नूरजहाँ जब इसके भतीजे की सालगिरह पे गाना गा रही थी आके, तब भी वो रक्स करती हुई इसको नज़र आ रही थी और वो इसको आके कहती थी कि मेरे लिए मंटो कहानी लिखो, वक्त आ गया है कि तुम मेरी कहानी लिखो। हमेशा इसको कहती थी। और मंटो कहता था कि मैं किसी की फरमाइश पे कहानी नहीं लिखता। वो कहती थी अच्छा ठीक है, जब लिखना हो तो सिर्फ खिड़की खोल देना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझे आवाज़ दे रहे हो और फिर मैं आ जाऊँगी, तुम मेरी कहानी लिख लेना। और वो उसको कहा करती थी मैं तुम्हारी हमसाथ हूँ, तुम मर भी जाओगे मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं गई। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि वो एक औरत थी, वो उसके अपार्टमेंट में, जब वो मुंबई में रहता था उस पर रहती थी, और वहाँ से एक दिन अचानक वो गायब हो गई। क्यों गायब हुई किसी को नहीं पता, लोगों को लगा कि वो मर गई है, उसको मार दिया गया है, लेकिन वहाँ से गायब हो गई क्योंकि उसका रेप उस अपार्टमेंट के मालिक के बेटे ने किया था और उसने उसको फेंक दिया था और वो वापस कभी वहाँ पे नहीं आ सकी। लेकिन अब वो मंटो को नज़र आती थी, ठीक है। और मंटो जो है अब उसकी कहानी भी लिख रहा था। अब क्या हुआ, जब मंटो हॉस्पिटलाइज था तब भी उसको वहाँ पे मिलने आती थी वो। मंटो को इलेक्ट्रिक शॉक दे के वापस घर भेज दिया गया। मंटो वापस घर आया और उसकी बॉडी अकड़ गई थी फुल। उसकी बीवी सफ़िया रो रही थी कि मैंने कभी इसको पहले इस हालत में नहीं देखा जो उन्होंने अब करके भेज दिया है इसकी। अब क्या हुआ, अगले दिन वो ठीक उठा। उठने के बाद वो कहता है मुझे अखबार ला के दो, मैंने पढ़नी है। और वो अखबार पे उसने देखा कि वही औरत जो उसको नज़र आती थी, वो लिखा हुआ है कि वो मर गई है, उसका लोगों ने रेप कर दिया है और वो प्रेग्नेंट थी और उसका बेबी हुआ और वो साथ ही वो मर गई, ठीक है। फिर मंटो ने फ़ौरन कागज़ कलम मांगा अपनी बीवी से और कहानी लिखने बैठ गया उसकी। जब उसकी जैसे ही उसकी कहानी लिखी और वापस अपने कमरे में गया, वहाँ पे जाके कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ पे कहानी लिखने बैठा और उसके मुंह से खून आने लग गया। इतना खून आया कि उसने किसी को आवाज़ तक नहीं दी, लेकिन उस खून से एक तहरीर लिखी कि मैं मंटो हूँ, अफसाना, एक मशहूर अफसाना नगार। मेरी तहरीरों को फहाश करार दिया गया, जो सारी ज़िंदगी सराहे जाने के लिए तरसता रहा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं याद आऊँगा और जाना जाऊँगा, शायद ज़िंदगी में नहीं लेकिन मरने के बाद। मेरी वो तहरीरें, मेरी मौजूदगी
का एहसास दिलाएंगी उनको। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि मंटो मर चुका है। जब उसकी बीवी दरवाज़ा खोलने आती है, दरवाज़ा लॉक होता है। वो दरवाज़ा हामिद, उसका छोटा भाई होता है, हामिद आके दरवाज़ा तोड़ता है तो देखता है कि मंटो की लाश पड़ी हुई है। और मंटो ने अपने खून के साथ अपनी दीवारों पे लिखा है कि मैं मंटो हूँ, एक मशहूर फहाश अफसाना नगार। और उसी के साथ इस चैप्टर की स्पीडी ऑफ पार्टीशन के से चैप्टर नंबर 2 का एंड हो जाता है ऑन द पोस्ट कॉलोनियल मोमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।